वेनम 3 द लास्ट डांस को रिलीज हुए अभी कुछ दिन हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके वन लाइनर स्टोरी पर डिटेल में बात की जाए। सो हे गाइस, वेलकम टू वेनम 3 द लास्ट डांस डिटेल्ड ब्रेकडाउन एंड एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो। और हाँ, लास्ट में हमने सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के फ्यूचर एंड वेनम के रिटर्न पर भी बात की है, तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। Who sent that thing? My creator. What's his name then? No. सो मूवी स्टार्ट होती है गॉड ऑफ सिम्बियोट नल से, जिसे सोनी वाले अपने यूनिवर्स के थैनोस की तरह सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नल को एक थ्रोन पर बैठे हुए देखते हैं, जहां वो कुछ पोर्टल्स ओपन करता है एंड जेनोफैंक्स को डिफरेंट प्लैनेट्स पर कोडेक्स ढूंढने के लिए भेज देता है। लेकिन आखिर ये कोडेक्स है क्या, नल कहाँ पर है एंड वो वहां से खुद क्यों नहीं निकल पा रहा है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो में आगे मिलेगा। सो नल बेसिकली सीन में किसी प्लैनेट पर नहीं बल्कि एक प्रिजन में है। इस जगह का नाम क्लिंटर है, जो कि सारे सिम्बियोट्स ने मिलकर बनाया था ताकि वो अपने ही क्रिएटर नल को वहां पर कैद करके रख सके। एंड इस मूवी में इस प्रिजन से निकलने के लिए उसे कोडेक्स चाहिए, जो कि एक चाबी की तरह काम करता है। बट कॉमिक्स में ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है। कॉमिक्स में जब सेलेस्टियल्स यूनिवर्स में लाइट लाते हैं तब नल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो सेलेस्टियल्स के आने से पहले इस यूनिवर्स के डार्कनेस पे राज करता था। सो नल सेलेस्टियल्स से लड़ने के लिए अपना पहला सिम्बियोट ऑल ब्लैक नेक्रोसोट को क्रिएट करता है एंड एक सेलेस्टियल का गला काट देता है। वो कई सालों तक सेलेस्टियल्स और गॉड से लड़ता रहा, उन्हें मारता रहा। बट एक बार एक गोल्डन कलर के गॉड के सामने हारने के बाद उसने सिम्बियोट्स को क्रिएट किया डिफरेंट प्लैनेट्स पर कब्जा करने के लिए। बट वही सिम्बियोट्स बाद में जाकर उसके खिलाफ हो गए एंड उसे कैद कर लिया। अगर आपको नल की ओरिजिन और डिटेल में जाननी है तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, मूवी पर वापस आए तो नल वाले सीन के बाद हम वेनम और एडी को मार्वल के यूनिवर्स से वापस आते हुए देखते हैं, जहां वो उसी सेम बार में अपना एक छोटा सा पार्ट छोड़ जाता है। उस बार से निकल के वो कुछ लोगों को खाता है एंड डिसाइड करता है कि वो फिर से न्यूयॉर्क जाके अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगा। बट वही बैकग्राउंड में हम नल के भेजे हुए जेनोफैंग को भी देख सकते हैं, बट तब वो एडी पर अटैक नहीं करता। एंड इसका रीजन बहुत सिंपल है, जो कि हमें लाता है हमारे अगले क्वेश्चन पर, आखिर ये कोडेक्स है क्या? सो कोडेक्स तभी क्रिएट होता है जब एक सिम्बियोट किसी ऐसे होस्ट के साथ बॉन्ड करता है जो मर चुका है। हाँ, आपने सही सुना, जो मर चुका है। और जब वो सिम्बियोट अपने होस्ट को रिवाइव करता है तब उन दोनों के लाइफ फॉर्म से एक कोडेक्स क्रिएट होता है, जो सारे सिम्बियोट्स और जेनोफैंक्स को तभी दिख सकता है जब वो सिम्बियोट अपने पूरे फॉर्म में हो। बट कॉमिक्स में ये चीज थोड़ी डिफरेंट है। वेल, थोड़ी तो नहीं, बहुत डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, एक कोडेक्स हर उस लिविंग थिंग के अंदर होता है जिसने कभी ना कभी किसी सिम्बियोट से बॉन्ड किया हो। वो कोडेक्स उस होस्ट के अंदर पूरी जिंदगी रह जाता है, इवन आफ्टर द सिम्बियोट लीव्स द होस्ट। ये कोडेक्स उस होस्ट के सारी मेमोरीज को एक मल्टीवर्सल लेवल पर स्टोर करके रखता है सिम्बियोट्स के हाइव माइंड में। सो पूरे मल्टीवर्स में जितने भी सिम्बियोट्स ने जितने भी होस्ट के साथ बॉन्डिंग की है आज तक, उन सब का डेटा एक कोडेक्स के अंदर स्टोर्ड है। एंड उस कोडेक्स का इस्तेमाल करके नल किसी भी होस्ट को अपनी मर्जी से रिजरेक्ट कर सकता है। बट मूवी में ये कोडेक्स किसी तरह का की है जो नल को चाहिए अपने प्रिजन से निकलने के लिए। एंड हाँ, वो कोडेक्स एडी और वेनम ही है। अगर आपको याद हो तो वेनम 1 में राइट ने एडी को मार दिया था, जिसके बाद वेनम उससे बॉन्ड करता है। एंड इसीलिए जब न्यूयॉर्क जाते हुए प्लेन के बाहर वेनम अपने पूरे फॉर्म में आता है, तब जेनोफैंग उसे स्पॉट कर लेता है। वो जेनोफैंग एडी को मारने आता है एंड एक छोटे से फाइट के बाद वेनम और एडी जैसे तैसे करके वहां से भाग जाते हैं, जहां वेनम एडी को अपने क्रिएटर द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल के बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद एडी एक फैमिली से मिलता है जो कि एरिया 51 डिस्ट्रॉय होने से पहले उसे देखने जा रहे हैं। एंड इस सीन में सोनी वालों ने रेज इवांस को कास्ट करके फैंस का बहुत ही अच्छे से काटा है। रेज इवांस ने अमेजिंग स्पाइडरमैन में डॉक्टर कॉनर्स यानी कि लिसेट का रोल प्ले किया है। एंड इस मूवी में उनको देखने के बाद फैंस इसे डायरेक्टली अमेजिंग स्पाइडरमैन से कनेक्ट कर रहे थे एंड पता नहीं क्या क्या क्रेजी थ्योरीज बना रहे थे। बट ये मूवी उससे कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है एंड ना ही ये कैरेक्टर कुछ इम्पोर्टेंट है। इस फैमिली को बिना कोई रीजन के इस मूवी में डाला गया है एंड इनके होने या ना होने से इस मूवी के ऑलरेडी बेकार स्टोरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एडी को लास वेगस तक लिफ्ट देते हैं, वही एडी और वेनम की मुलाकात होती है मिसेस चेन से।
जहाँ वेनम अपना लास्ट डांस, हाँ लिटरली लास्ट डांस करता है और उसके बाद जेनोफैंग वहाँ पर अटैक कर देता है। एंड जैसे ही वेनम छुप जाता है वो जेनोफैंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी टाइम लाइफ फाउंडेशन वाले एडी और वेनम पर अटैक करके उनको अलग कर देते हैं एंड उनको अपने साथ ले जाते हैं एरिया 55 में, जो कि डायरेक्टली एरिया 51 के नीचे एक सीक्रेट बेस है। वहीं ऑन द अदर साइड एक अलग स्टोरी भी चल रही है, जहाँ हमें दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें से पहली है डॉक्टर पेन। वो लाइफ फाउंडेशन में सिम्बियोट्स के ऊपर रिसर्च करती है एंड कहीं ना कहीं वो उनको बचाने की कोशिश कर रही है, ये पता लगा के कि कोई सिम्बियोट एक होस्ट के साथ कैसे बॉन्ड करता है। हम डॉक्टर पेन की एक ब्रेन डेड बैक स्टोरी भी देखते हैं, जो कि आगे जाकर वो कनेक्ट तो होती है लेकिन क्लाइमेक्स के बाद। अब दूसरे कैरेक्टर पर आए तो वो है रिक स्ट्रिकलैंड। मूवी में उन्हें काइंड ऑफ नॉर्मल सोल्जर दिखाया गया है जो कि वेनम और एडी को चेस कर रहे हैं, बट कॉमिक्स में उनकी स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। कॉमिक्स में रिक स्ट्रिकलैंड एक सिम्बियोट से बॉन्ड करता है एंड एक सुपर सोल्जर बन जाता है। इवन उसके मरने के बाद वो हमें वेनम के किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में दिखता है, जो कि एडी को मरने के बाद हाइव माइंड में गाइड करता है। बट मूवी में उसका कैरेक्टर बहुत ही फ्लैट रिटर्न था एंड बिना कोई सिम्बियोट से बॉन्ड किए ही वो मूवी के क्लाइमैक्स में अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात भी करेंगे। अब प्रेजेंट स्टोरी लाइन पर आए तो हम एक लैब के अंदर कई सारे सिम्बियोट्स को देखते हैं, जिनके ऊपर डॉक्टर पेन रिसर्च करती है। वहीं हमें वेनम 2 से डिटेक्टिव मूलिगन भी दिखते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि वेनम 2 के एंड में जिस सिम्बियोट ने मूलिगन से बॉन्ड किया था उसने मूलिगन को मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद लाइफ फाउंडेशन ने मूलिगन को एक और सिम्बियोट दिया जिसने उसके साथ बॉन्ड करके उसकी जान बचाई। ये सिम्बियोट को टॉक्सिन बताया गया है, बट ये दिखने में कॉमिक्स से बिल्कुल ही अलग है। इवन इस कैरेक्टर का रोल बहुत ही बुरी तरह लिखा गया है। जैसे ही वेनम उस लैब में एडी के साथ वापस आता है, वहाँ पर जेनोफैंग अटैक कर देता है एंड टॉक्सिन को 1 सेकंड में खा जाता है। well, इसके बाद मूवी की जो कन्वीनियंट स्टोरी टेलिंग चल रही थी वो और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। जेनोफैंग को रोकने के लिए लैब में मौजूद सारे सिम्बियोट्स को रिलीज कर दिया जाता है एंड फिर वो सिम्बियोट्स बहुत ही इजीली अपने अपने होस्ट से बॉन्ड कर जाते हैं। अगर आपको याद हो तो वेनम 1 की पूरी कहानी इस पर बेस्ड थी कि सिम्बियोट्स हर किसी से बॉन्ड नहीं कर पाते, उनको एक ऐसा सिम्बियोट चाहिए जो उनके साथ कंपैटिबल हो। एंड इसीलिए वेनम 1 में 5 में से ऑलमोस्ट 2-3 सिम्बियोट्स गलत होस्ट से बॉन्ड करने के बाद ही मर गए थे, बट इस मूवी ने उस पॉइंट को बहुत ही बेशर्मी से इग्नोर कर दिया एंड उन सारे सिम्बियोट्स ने एक ही चांस में अपने अपने होस्ट के साथ बॉन्ड कर लिया। उसके बाद हमें उन सिम्बियोट्स और जेनोफैंग के बीच एक ठीक ठाक क्लाइमैक्स देखने को मिला, जहाँ उन्होंने काइंड ऑफ दी एवेंजर्स के क्लाइमैक्स बैटल को कॉपी करने की कोशिश की है। हालांकि उस सीन के एपिकनेस को कहीं से भी टच नहीं कर पाते एंड वो सारे सिम्बियोट्स वहीं पर मर जाते हैं। बट उस बैटल के दौरान एडी और वेनम के बीच एक छोटी सी बातचीत होती है, जहां उनको ये रियलाइज हो चुका है कि दिस इज द लास्ट डांस। वेनम और एडी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं एंड एक लास्ट बार के लिए लीथल प्रोटेक्टर बन के वर्ल्ड को सेव करने निकल जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मूवी कैसी भी हो, ये सीन थोड़ा इमोशनल था। उसके बाद वेनम एडी को छोड़ता है एंड सारे जेनोफैंग्स को एक साथ पकड़ के एक एसिड स्पिनर के नीचे ले जाता है, जहाँ वेनम खुद अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, एडी को बोलते हुए कि ये बस गुड बाय अभी के लिए है। और उसी सीन में हम रिक स्ट्रिकलैंड को भी देख सकते हैं, जो कि अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है वेनम के साथ। एंड लास्टली हम डॉक्टर पेन को फाइनली एक सिम्बियोट वाइल को तोड़ते हुए देखते हैं, जहाँ वो सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करके बनती है एगोनी, बट इसमें उसके पास काइंड ऑफ सुपर स्पीड है, जो कि वंस अगेन कॉमिक्स से डिफरेंट है। उसके बाद हम एडी को एक हॉस्पिटल रूम में देखते हैं, जहाँ उसे रियलाइज होता है कि वेनम और उसके साथ नहीं है। वहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर एडी से कहता है कि उसके सारे रिकॉर्ड्स को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन वो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता। एंड सो एडी एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए न्यूयॉर्क जाता है एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने जाकर वेनम का लास्ट ड्रीम पूरा करता है। इस सीन में मेमोरीज गाना बज रहा था एंड इसके लिरिक्स प्रॉपर्ली फिट बैठ रहे थे। आप इस पॉइंट तक आके वेनम के लिए थोड़ा तो सैड फील करते ही हो। अब वेनम खत्म होने के बाद 2 क्रेडिट सीन्स आते हैं। फर्स्ट मिड क्रेडिट सीन में हम नल को देखते हैं, जहाँ वो ये बोलता है कि तुम्हारा चैंपियन मर चुका है। I will annihilate your world. The king in black is awake. Everyone will burn. पर लास्ट में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है उसमें हमें फ्यूचर के एक छोटा सा हिंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉकरोच। मूवी के स्टार्टिंग में बार में हमने वेनम का एक छोटा सा जो पार्ट देखा था, वही आकर हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं, जहाँ वो कॉकरोच से बॉन्ड करके वहां से निकल जाता है। एंड हाँ,
यही बाद में जाकर वेनम बनेगा। इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये वेनम कैसे रिटर्न करेगा, एडी का फ्यूचर क्या होगा, एंड इन सब में स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन 4 का क्या कनेक्शन होगा। बेसिकली सारे सिम्बियोट्स हाइव माइंड से कनेक्टेड होते हैं, तो ये जो वेनम का पार्ट है उसके पास भी पुराने वेनम की सारी मेमोरीज होंगी, एंड यही न्यूयॉर्क जाके एडी से कनेक्टेड होगा और बॉन्ड करेगा। एडी की बात करें तो एडी अभी न्यूयॉर्क में अपनी नई लाइफ को फिर से स्टार्ट करेगा, जहां मोस्ट प्रोबेबली वो डेली ब्यूगल को ज्वाइन करेगा, जिसमें उसकी मुलाकात होपफुली, अगर सब कुछ सही रहा, सोनी के डील वगैरह सब कुछ सही हुए, तो एंड्रयू गारफील्ड से होगी। ऑल्सो सोनी यूनिवर्स में हमें अभी काइंड ऑफ वेनमवर्स देखने को मिलेगा, जहां डिफरेंट सिम्बियोट्स के ऊपर स्टैंड अलोन मूवीज आ सकती है। लेकिन यहाँ सोनी को सोचना होगा कि वो कैसे नल से डील करेंगे। आपने नल जैसे मल्टीवर्सल विलेन को इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, लेकिन क्या आपके पास ऐसा एक भी कैरेक्टर है जो इसके बराबर आ सके? कॉमिक्स में नल को हराने के लिए सारे एवेंजर्स, एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर एक साथ आए थे, लेकिन तब भी उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फील हो रहा था। इवन मार्वल के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर सेंट्री उसे रोकने आया था, जिसे नल ने लिटरली बीच से फाड़ दिया था। ये किंग इन ब्लैक की स्टोरी लाइन है, जिस पर मैं ऑलरेडी एक कॉमिक एक्सप्लेन वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। बट अभी सोचने की बात यह है कि क्या सोनी नल जैसे मल्टीवर्सल विलेन को मॉर्बियस और मैडम वेब से लड़ाएगा? सोनी है तो कर सकता है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन 4 की बात करें तो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में आपने जो सीन देखा था वो एमसीयू में ही है, जिसका मतलब वेनम का एक पार्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, जो कि स्पाइडरमैन 4 में टॉम हॉलैंड के साथ बॉन्ड करेगा। एंड स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल मूवी तो होगी, बट इसका कनेक्शन वेनम से नहीं होगा और ना ही नल से होगा। स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग 2025 के मिड में स्टार्ट हो रही है, एंड हमें ये मूवी डूम्सडे के बाद यानी कि जुलाई 2026 में देखने को मिलेगी। सो गाइस, यही था वेनम 3 द लास्ट डांस का डिटेल ब्रेकडाउन एंड एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हो। एंड इतने बड़े वीडियो को अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हम 2000 सब्स के बहुत क्लोज हैं, होप कि आप करवा दोगे। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।